हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल शिक्षा कंपटीशन यूजीसी नेट हिंदी की हम हैं। और आज हमारा जो मैराथन क्लास चल रही है 10 दिन तक 10 हमने मैराथन क्लास ली है। मैराथन क्या है, बहुत ही अच्छे रिवीजन क्लास है ये। लास्ट टाइम पर हमें ये रिवीजन ही करना चाहिए। अन्य गद्य विधाओं का आज हम यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो आप सभी मन लगाकर ये क्लास पूरी देखना प्लीज़। पूरी देखा करो क्लास को, इससे आपको भी फायदा होगा और मुझे भी, क्योंकि इस टाइम मुझे सबसे ज़्यादा आपके टाइम की ज़रूरत है और आपको भी अपनी पढ़ाई को देने के लिए टाइम की ज़रूरत है। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक और शेयर। लाइक तब कर देना जब आपको पसंद आए, है ना। सब्सक्राइब भी तभी कर लेना, लेकिन पूरी ज़रूर देख लेना वीडियो को, तभी आप समझ पाओगे। तो चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना देर किए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर दो दे रखे हैं, एक तरफ हमें लेखक का नाम और दूसरी तरफ उनकी रचना का नाम है। तो यहाँ पर बताना है शरत चंद्र। शरत चंद्र, ये शरत चंद्र में ने क्या कौन से में आता है, तो आवारा मसीहा, जो कि विष्णु प्रभाकर जी का लिखा हुआ है वैसे ये, लेकिन ये शरत चंद्र जी से जुड़ा हुआ है। शरत चंद्र यानी कि उनकी जीवनी इसके अंदर है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। शरत चंद्र यानी कि आवारा मसीहा। शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में ये जीवनी लिखी थी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनका यही वो है आवारा मसीहा, लिखा तो विष्णु प्रभाकर ने है, लेकिन जीवनी है शरत चंद्र की। ठीक है, और राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी का कौन सा है, गेहूं और गुलाब। ठीक है, राम वृक्ष बेनीपुरी का गेहूं और गुलाब। हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है। आत्मकथा का एक भाग आता है नीड़ का निर्माण फिर। इनकी आत्मकथा के 4 भाग हैं, 4 भागों में बटी हुई है, 4 खंडों में, और उसमें से जो दूसरा भाग आता है नीड़ का निर्माण फिर, ये इसके नाम से प्रसिद्ध है। तो अब आप चाहे तो इनको मिला सकते हो, शरत चंद्र आवारा मसीहा, यानी कि 4 नंबर सबसे पहले आना चाहिए, फिर 3 नंबर आना चाहिए, दोनों में दे रखा है। फिर इसके बाद क्या आना चाहिए, फर्स्ट नंबर, यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मुक्ति बोध की रचना है। यहाँ पर मुक्ति बोध की रचना कौन सी है, अजय की डायरी, एक साहित्यिक की डायरी, प्रवास की डायरी या सैलानी की डायरी। तो एक साहित्यिक की डायरी जो है ये रचना किसकी है, मुक्ति बोध की है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। प्रकाशन वर्ष के अनुसार इन ग्रंथों का सही अनुक्रम बताना है। आंखों देखा पाकिस्तान, चीड़ों पर चांदनी, नए चीन में 10 दिन, पैरों में पंख बांधकर। पैरों में पंख बांधकर ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी की जी का यात्रा साहित्य है ना। और आंखों देखा पाकिस्तान ये किसका है, तो कमलेश्वर का है। कमलेश्वर का है। चीड़ों में चांदनी, चीड़ों पर चांदनी किसका है, तो निर्मल वर्मा का है। ठीक है, इनको याद रख लेना। और पैरों में पंख बांधकर ये यात्रा साहित्य किसका है, तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी जी का है। ठीक है, अब आप इनको लगा सकते हो। नई चीन में 10 दिन, इसको आप मुझे बताना कमेंट में कि ये किसका है। 3 यहाँ पर हैं, और अब इनका बताना है हमें प्रकाशन वर्ष के अनुसार। तो DBCA, इसका C ऑप्शन है जो करेक्ट हो जाएगा, डी, यानी कि पैरों में पंख बांधकर, इसके बाद चीड़ों पर चांदनी, और इसके बाद आएगा नए चीन में 10 दिन, आंखों देखा पाकिस्तान। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, आपको इस तरह से याद कर लेने हैं। जो आपकी गद्य विधाएं आपके सिलेबस में आती हैं उनको अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, उनके तो मुझे भी सबके डेट याद है, लेकिन ये थोड़े अलग हैं, है ना। तो उनको सबको अच्छे से याद कर लीजिएगा। आपको इस तरह के क्वेश्चन ही हैं जो पूछे जाएंगे प्रकाशन वर्ष। वैसे देखो आज हमारी क्या है, आज 3 तारीख है, और 3 तारीख को हमारी सारी जो यूनिट वाइज मैराथन क्लास या रिवीजन क्लास कहेंगे तो वो हम कर चुकेंगे आज, मतलब कर हो जाएंगी कंप्लीट। अब जो आपके दिन बचेंगे, मतलब अभी 8 तारीख को आपका एग्ज़ाम होना है हिंदी का, और बीच में जो भी 3-4 दिन बचे हैं, तो मैं बिल्कुल छोटी छोटी वीडियोस, मतलब 2-2 3-3 मिनट की, 5-5 6-6 या 10 मिनट की छोटी छोटी वीडियोस कोशिश करूँगी आपको प्रोवाइड कराने की। आप बस अपना सपोर्ट बनाए रखना। ठीक है, मैं जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी, जैसे कि एक वीडियो में भूमिकाएं ले ली, या फिर पात्र ले लिए, या फिर उनके प्रकाशन वर्ष, सारी चीज़ें, तो आप एक बार मुझे बताना कमेंट करके कि आपको इस तरह से रिवीजन करना है या नहीं करना है। लेकिन अगर डालूंगी तो देखो कर ही लेंगे। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो लास्ट में करा दूँ। निम्नलिखित में से कौन सी कृतियाँ हैं जो कि आत्मकथा नहीं हैं।
इनमें से कौन सी कृतियां हैं जो कि आत्मकथा नहीं है? एक कहानी यह भी, बाणभट्ट की आत्मकथा, अन्या से अनन्या, शेखर एक जीवनी। तो इनमें से अगर बात करें, बाणभट्ट की आत्मकथा और शेखर एक जीवनी, ये जीवनी के नाम से है लेकिन ये जीवनी नहीं है, ये अज्ञे जी की है। और ये उपन्यास है जो कि हमारे सिलेबस में भी आता है, और ये भी उपन्यास है जो कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। हजारी प्रसाद का है ये बाणभट्ट की आत्मकथा, ये भी उपन्यास है। ठीक है, दोनों हमारे सिलेबस में लगते हैं, तो ये आत्मकथा नहीं है। एक कहानी यह भी, ये मन्नू भंडारी की है, और अन्या से अनन्या ये शायद मृदुला गर्ग की है। तो इनको आप दोनों को देख लेना। ठीक है, ये दोनों आत्मकथाएं हैं। तो शेखर एक जीवनी किसकी है? अज्ञे की है। इनमें सही उत्तर हमारा कौन सा हो जाएगा? बी और डी, यानी कि डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। भोतई पारिवारिक पृष्ठभूमि किस आत्मकथा का प्रथम अध्याय है? तो ये आपने देखते ही पहचान लिया होगा, ये प्रथम अध्याय है मुर्दहिया का, जो कि तुलसीराम के द्वारा लिखा गया है। संस्मरण की पुस्तकें हैं। संस्मरण कौन कौन सी हैं इसमें से? नंगा तलाई का गांव, रिंजल धंजल, आए दिन पाछे गए, वे लड़ेंगे हजार साल। इनमें से संस्मरण की पुस्तक कौन सी है ये हमें बताना है। तो नंगा तलाई का गांव और आए दिन पाछे गए, नंगा तलाई का गांव और आए दिन पाछे गए, ये दोनों जो हैं ये संस्मरण की पुस्तकें हैं। संस्मरण लिखे गए हैं ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हरिवंश राय बच्चन ने अपने पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस खंड में किया है? तो सबसे पहले तो ये जो आत्मकथा है हरिवंश राय बच्चन जी की, इसको आपको क्रम से याद रखना है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, यहाँ से पूछे ही जाते हैं क्वेश्चन, और इनका क्रम पूछ लिया जाता है उसमें। तो सबसे पहले जो क्रम है वो है क्या भूलूं क्या याद करूं। उसके बाद 2 नंबर पे है नीड का निर्माण, फिर आता है बसेरे से दूर तीसरे नंबर पे, और 10 द्वार से सोपान तक ये आता है चौथे नंबर पे। ठीक है, तो इनका आपको क्रम याद रख लेना है। अब ये पूछ रहा है कि पूर्वजों का चित्रण आत्मकथा के किस, तो सीधी सी बात है, देखो पूर्वजों का चित्रण तो सबसे पहले किया जाएगा, और वो पहले ही खंड में किया गया है, क्या भूलूं क्या याद करूं। आवारा मसीहा किस साहित्यकार के जीवन पर आधारित है? शरद चंद्र के जीवन पर आधारित है, इसको याद रख लेना, ये एक बांग्ला साहित्यकार थे। संस्कृति के 4 अध्याय के प्रथम अध्याय में किन विषयों पर चर्चा की गई है? संस्कृति के जो 4 अध्याय हैं, संस्कृति के 4 अध्याय, इसके प्रथम अध्याय में किन विषयों पर चर्चा की गई है? आर्य द्रविड़ संबंध, भक्ति की प्राचीनता, हिंदू संस्कृति की पाचन शक्ति, या प्राचीन भारत और बाह्य विश्व। तो इसमें से आर्य द्रविड़ संबंध और हिंदू संस्कृति की पाचन शक्ति, ए और सी इसमें हमारे यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। ए और सी, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, आर्य द्रविड़ संबंध और हिंदू संस्कृति की पाचन शक्ति, इन दोनों के बारे में चर्चा की गई है प्रथम अध्याय में। इसके 4 अध्याय हैं और चारों अध्याय को आपको अच्छे से याद कर लेना है। आवारा मसीहा में शरद चंद्र का जन्म स्थान कहाँ दर्शाया गया है? ये 2022 का प्रैक्टिस सेट है, और 2022 में देखो आवारा मसीहा से 2-3 क्वेश्चन है जो कि पूछ लिए गए हैं। ठीक है, आवारा मसीहा में शरद चंद्र का जन्म स्थान कहाँ पर दर्शाया गया है? देवानंदपुर। हाँ बिल्कुल, यही इसका करेक्ट ऑप्शन है, देवानंदपुर। मैं भी आपका बिल्कुल टाइम नहीं लेना चाहती, 1 मिनट भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, तो आप प्लीज़ पूरी वीडियो को ज़रूर देखें, बस यही आपसे मेरी गुजारिश है। कंप्लीट देखें, आपको फ़ायदा होगा, 100% आपके लिए क्वेश्चन हेल्पफुल रहने वाले हैं, और मुझे भी। जैसन कहत बाड़ा जोगी, वैसन बढ़त बाड़े रोगी, बड़ सतिया सहवा रामा। उपर्युक्त पद किस आत्मकथा में उद्धृत है? तो ये मुर्दहिया से लिया गया है। ठीक है, जैसन कहत बाड़ा जोगी, वैसन बढ़त बाड़े रोगी, ये मुर्दहिया आत्मकथा से लिया गया है, जो कि तुलसीराम की आत्मकथा है। एक कहानी यह भी, जो कि मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा है, कि इसके परिप्रेक्ष्य में सही का तथ्य क्या है? स्त्री पुरुष समानता की अभिव्यक्ति, यह भोगे हुए यथार्थ का मार्मिक चित्रण, पुरुष वर्चस्ववाद को चुनौती, स्त्री की पक्षधरता का निषेध। सही तथ्य बताने हैं तो इसमें बी, भोगे हुए यथार्थ का मार्मिक चित्रण इसमें बताया गया है, और पुरुष वर्चस्ववाद को चुनौती दी गई है। ठीक है, बी और सी इसका जो ऑप्शन है वो हमारा सही है। हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा नहीं है। आत्मकथा का कौन सा भाग है
जो इसमें सही नहीं है, नीड का निर्माण, फिर आज के अतीत। तो आज के अतीत इसमें सही नहीं है, ये इनकी आत्मकथा नहीं है। आज के अतीत ये आगे क्वेश्चन आ जाएगा तो हम इसको देखेंगे जरूर। अरे यायावर रहेगा याद, ये किस विधा की रचना है? अरे यायावर रहेगा याद, ये यात्रा साहित्य है। ठीक है, ये क्या है? अरे यायावर रहेगा याद, ये यात्रा साहित्य। ये किसका है ये आप मुझे बताइएगा। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। हरिशंकर परसाई, हरिवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर, रमनिका गुप्ता। तो यहाँ पर हमें इनका क्या करना है? मिलान करना है। हरिशंकर परसाई ये किससे रिलेटेड है? हरिशंकर परसाई ने क्या लिखा है? तो भोला राम का जीव। ठीक है, हरिवंश राय बच्चन ने का है यहाँ पर, क्या बोलूँ क्या याद करूँ। संस्कृति के 4 अध्याय किसका है? रामधारी सिंह दिनकर जी का है। और रमनिका गुप्ता का है आप हाथ से। वैसे इनका एक आत्मकथा है जो हमारे सिलेबस में आप उधरी, लेकिन यहाँ पर ये हाथ से है। ठीक है, इससे संबंधित है ये। इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी। अगर वह कविता भावावेश पूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। यह उद्धरण निम्नलिखित में से किससे लिया गया है? डबरे पर सूरज का बिंब, तीसरा क्षण, हाशिए पर कुछ नोट्स, एक लंबी कविता का अंत। तो ये लिया गया है एक लंबी कविता का अंत। ठीक है, इधर वह कविता मेरा पिंड नहीं छोड़ रही थी, अगर वह कविता भावावेश पूर्ण होती तो एक बार उसकी आवेशात्मक अभिव्यक्ति हो जाने पर मेरी छुट्टी हो जाती। ये एक लंबी कविता का अंत से लिया गया है। मुर्दैया में नन्नू पांडे किस कला में कुशल थे? वीणा वादन, ढोलक वादन। तो ये ढोलक वादन में कुशल थे। ठीक है, मुर्दैया में जो नन्नू पांडे थे वो ढोलक वादन में कुशल थे। क्या बोलूं क्या याद करूं मैं कि प्रारंभ में उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है? आगे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है, आपको छोड़ के नहीं जाना है बीच में। ठीक है, सारे क्वेश्चन पढ़ लेना। आप रिवीजन नहीं करेंगे एक जगह रुक के तो आप पेपर नहीं निकाल पाएंगे। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले के किस गांव का उल्लेख है? तो ये अमोढ़ा गांव का उल्लेख है, जमोड़ा नहीं है, जमोड़ा गलत है। लोहितपुर ललितपुर भी नहीं है, ये अमोढ़ा गांव का उल्लेख इसमें किया गया है। इसको आपको अच्छे से याद रख लेना है। अरे यायावर रहेगा याद, इसमें सम्मिलित कौन सा है? ये अज्ञे जी का है। और इसमें माजुली, धरती का धनी, धरती का धनी तो इसमें नहीं है। 20वीं सदी का बाणभट्ट भी नहीं है। बहता पानी निर्मल, निर्मला नहीं है, निर्मल है। ठीक है, और माजुली द्वीप। ठीक है, माजुली द्वीप जो कि असम का है। और ये माजुली द्वीप जो है ना, ये विश्व का सबसे बड़ा मतलब एकमात्र ऐसा द्वीप है जो क्या बनाता है, मतलब पूरा रेत का टीला है। ठीक है, तो मतलब ये पूरी नदियों के द्वारा बहाया ला करके जो मिट्टी बहाई गई है उससे एक जगह द्वीप बना हुआ है, तो ये है माजुली द्वीप। ठीक है, अरे यायावर रहेगा याद, इसमें कौन से सम्मिलित हैं? तो माजुली और बहता पानी निर्मल। 1 और 4 हमारे यहाँ पर सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर जी ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है, किसके रूप में? तो ये किया है नवोत्थान के कवि के रूप में। ठीक है, दिनकर जी ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल दोनों को नवोत्थान के कवि के रूप में क्या किया है? आख्यायित किया है। संस्कृति के 4 अध्याय के अनुसार अकबर के राज्य आरोहण तक सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था? संस्कृति के 4 अध्याय में देखो, 4 अध्याय उसमें हिंदू संस्कृति को और मुस्लिम संस्कृति को, सिखों को, मतलब उसमें बताया गया है संस्कृति को, संस्कृति की बात उसमें कर रहा है। तो उसमें सरकारी हिसाब किस भाषा में रखा जाता था? अकबर के राज्य चढ़ने तक, है ना, राज्य ग्रहण करने तक तो ये हिंदी में लिखा जाता था पहले। ठीक है, ऐसा इन्होंने बोला है। उसके बाद उन्होंने फारसी को लागू कर दिया था। अरे यायावर रहेगा याद में संकलित परशुराम से तूरखम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या क्या सही है? इसमें जो 7 8 जो भी इसके पार्ट हैं वो आपको अच्छे से याद रख लेने हैं। परशुराम से तूरखम पाठ के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या क्या सही है? एक टायर की राम कहानी, लेखक के चालक की कहानी, मिस्टर पीटर की कहानी, या ब्रह्मपुत्र की कहानी। ये जो माजुली द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ही बनाया गया है असम के अंदर। और इसमें लेकिन ये नहीं है, ये एक टायर की राम कहानी और लेखक के चालक की कहानी, 1 और 2 इसमें बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं कौन सी हैं? मेरी तिब्बत यात्रा की भाषा शैली की विशेषताएं कौन सी हैं? भावपरक, संस्कृत निष्ठ, तर्कपूर्ण, युग विशेष का आवाज देने वाली, या चिंतन प्रधान?
तो यहाँ पर हमारा 2 और 3 दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। मेरी तिब्बत यात्रा की जो भाषा शैली है वो संस्कृत निष्ठ भी है, तर्कपूर्ण भी है, युग विशेष का आवाज देने वाली भी है। युग विशेष यानी कि एक समय समय जो उस टाइम पर चल रहा है उसके बारे में। मैं चाहता हूँ कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जाएं। ये पंक्तियां एक साहित्यिक की डायरी के किस प्रकरण से ली गई हैं? मैं चाहता हूँ कि साहित्य संबंधी धारणाएं वास्तविक साहित्य में विश्लेषण के आधार पर बनाई जानी चाहिए। ये पंक्तियां एक साहित्यिक की डायरी जो कि मुक्तिबोध की है किस प्रकरण से ली गई हैं? तो एक साहित्यिक की डायरी के ये प्रकरण है एक लंबी कविता का अंत, ठीक है, तीसरा क्षण, इनको भी याद रख लेना, एक मित्र की पत्नी का प्रश्न चिन्ह, कलाकार की व्यक्तिगत ईमानदारी। तो ये किस प्रकरण से लिया गया है ये हमें बताना है। तो ये लिया गया है तीसरा क्षण, ठीक है, एक साहित्य की डायरी का जो तीसरा क्षण प्रकरण है उससे ये लिया गया है, इसको ध्यान रख लेना। यात्रा साहित्य से संबंधित राहुल सांकृत्यायन की पुस्तकें कौन सी हैं? राहुल सांकृत्यायन की पुस्तकें बतानी है जो कि यात्रा साहित्य से संबंधित हैं। तो मेरी जीवन यात्रा इन्होंने लिखी है, विस्मृत यात्री नहीं है, मेरी लद्दाख यात्रा, सॉरी मेरी जीवन यात्रा नहीं लिखी बल्कि मेरी लद्दाख यात्रा और तिब्बत में 100 वर्ष, ठीक है, मेरी लद्दाख यात्रा और तिब्बत में 100 वर्ष, ये दोनों इनकी हैं। यहाँ पर 3 और 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर विष्णुकांत शास्त्री के संस्मरण सुधियाँ उस चंदन के वन की, इसका शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? विष्णुकांत शास्त्री का एक संस्मरण है, उसका नाम है सुधियाँ उस चंदन के वन की। तो इसका शीर्षक किस कवि की कविता से प्रेरित है? तो ये है गिरजा कुमार माथुर, ठीक है, गिरजा कुमार माथुर की कविता से ये प्रेरित है जो इसका शीर्षक है। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र है जो मुर्दैया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है? मुर्दैया का जो रचनाकार है ये है तुलसीराम, और तुलसीराम के परिवार में उन्होंने बताया है कि मुन्नेसर है ना, सोमर, इस तरह के इन्होंने मुन्नर इस तरह के नाम लिए थे, लेकिन उसमें सुद्देसर नाम कहीं पे भी नहीं आता है, उनके फैमिली में ये नहीं है सुद्देसर भैया। क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक ने अपने पिता के किस प्रकार के गीत वाचन का उल्लेख किया है? तो क्या भूलूं क्या याद करूं में जो लेखक है हरिवंश राय बच्चन जी, वो अपने पिता के किस तरह के गीत वाचन का उल्लेख करते हैं? वो करते हैं मौन रहकर, मतलब मौन रह करके वो क्या करते थे? गीत गाते थे। तुम्हारा पथेर ढावी पढ़ लिया, तुम्हारा पथेर ढावी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती हैं। आवारा मसीहा में ये किसका कथन है? तुम्हारा पथेर ढावी पढ़ लिया पुस्तक उत्तेजक है, अर्थात अंग्रेजी शासन के विरुद्ध पाठकों के मन को अप्रसन्न करती है, ये किसका कथन है? पहली बात तो ये पूछा जा सकता है किसका कथन है, तो ये आवारा मसीहा का कथन है जो कि विष्णु प्रभाकर जी के द्वारा लिखी गई है और शरद चंद्र की ये जीवनी है। और ये जो कथन है वो किसने कहा है? तो ये कहा है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे 29 क्वेश्चन है। आई होप आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे। प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर अच्छी लगे क्लास तो, और आगे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा यहाँ से। बहुत अच्छे अच्छे मैं आपके लिए कुछ नोट्स हैं जो बना के डाल दूँगी, उनको आप रिवीजन कर लेना अपने पेपर तक। ओके, टेक केयर।